हेलो बच्चों, उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, अपने घर पे होंगे और अच्छी तरीके से अपने सिलेबस की तैयारी कर रहे होंगे। स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो 2020 में एडवांस्ड IIT JEE एडवांस अटेम्प्ट करने वाले हैं या उसके पहले IIT JEE मेंस एक बार और अटेम्प्ट करने वाले हैं, उनको लकीली या अनलकीली कम से कम नहीं तो 2 महीने का एक एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। तो मुझे लगता है इस एक्स्ट्रा टाइम का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छी तरीके से आप लोग कर रहे होंगे और अपनी प्रिपरेशन और मजबूत बना रहे होंगे, राइट। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी के बारे में। तो बिफोर आई एक्सप्लेन व्हाट इज़ मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो चलिए स्टार्ट करें। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई रिएक्शन है, ए मॉलिक्यूल ऑफ ए, बी मॉलिक्यूल ऑफ बी चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट। अगर मैं इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं, जो चीज़ आपने लॉ ऑफ मास एक्शन में सीखी है वो तो यही बताता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू ए रेज टू द पावर स्मॉल ए इंटू बी रेज टू द पावर स्मॉल बी। इस चैप्टर में ये चीज़ नहीं चलेगी। दैट वाज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। वो एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। वहाँ हम लोग रेट ऑफ फॉरवर्ड या रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन लिखने के लिए इस प्रकार का एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं। लेकिन रेट एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पावर ए पे डिपेंड करेगा, इस बात की गारंटी नहीं है। तो लिहाजा हम लोग लिखते हैं यहाँ पे रेट इज इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन ए डी टी, या इसी को लिख सकते हैं माइनस डी बी अपॉन बी डी टी, एंड दिस कैन बी रिटन एज के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर एम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर एन। यहाँ पे m और n की वैल्यू ज़रूरी नहीं है कि a और b के बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। m क्या चीज़ है? m है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to reactant A, N है order of reaction with respect to B। तो यदि कभी हमें ओवरऑल ऑर्डर लिखना हो तो ओवरऑल ऑर्डर होगा M प्लस N, ठीक है। अब ये ऑर्डर क्या चीज़ है एग्जैक्टली, ये हम लोग थोड़ा सा आगे अभी देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ऑर्डर एग्जैक्टली क्या बात बताता है। लेकिन फ़िलहाल जैसा कि मैंने लिखा कि ये एक एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ एक्सप्रेशन है, तो सिंपली हम यही बोलेंगे कि जो m और n की वैल्यू है दिस इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। तो यहाँ पे m and n आर डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। इनका कोई थ्योरेटिकल बेस नहीं है कि किस बेसिस पे हम लोग m और n को कह सकते हैं। कुछ केसेस में ऐसा ज़रूर होता है कि m और n की वैल्यू a और b के बराबर होती हैं, स्पेशली एलिमेंट्री रिएक्शंस में। हम आगे लेते हैं इसको। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आप लोग को ऑलरेडी पता है। यहाँ पे k है हमारा रेट कांस्टेंट, ऑल्सो कॉल्ड एज वेलोसिटी कांस्टेंट। एग्जैक्टली क्या चीज़ होगा रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट? अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को 1 लिख दें, 1 मोलर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी को 1 मोलर लिख दें, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। व्हाट डज इट मीन? दैट मीन्स रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज इक्वल टू rate of reaction at unit concentration of reactants। यदि सभी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को यूनिटी रख दिया जाए तो ऐसी सिचुएशन में जो रेट आता है रिएक्शन का वही रेट कांस्टेंट के बराबर होता है। इसीलिए रेट कांस्टेंट इज आल्सो नोन एज स्पेसिफिक रिएक्शन रेट।
रेट कांस्टेंट का एक और बड़ा कॉमन नाम है स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। स्पेसिफिक रिएक्शन रेट मतलब रेट ऑफ रिएक्शन एट यूनिट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, मतलब किसी भी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट उसके रेट का मेजरमेंट होता है। रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन is a measure of rate of reaction। यानी कि अगर किसी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट अधिक है, if K of a reaction is large then that reaction will have a higher rate। यानी किसी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट जितना बड़ा होगा उस रिएक्शन का रेट उतना हाई होगा। तो रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली रेट को बताती है। क्लियर? तो ये रेट कांस्टेंट का मीनिंग हुआ। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे? इसी एक्सप्रेशन को यदि मैं यूनिट में लिख दूं, जैसे रेट का यूनिट आपको याद होगा होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू यूनिट ऑफ के into unit of concentration raised to the power order। कैन यू चेक? जो m प्लस n है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। इधर हमने रेट का यूनिट लिख दिया, इधर हमने k का यूनिट एज इट इज लिख दिया, और a और b का जो टोटल ऑर्डर है, ओवरऑल ऑर्डर है, वो m प्लस n हो जाएगा। तो सिंपली मैंने लिख दिया यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन का पावर ऑर्डर। यदि हम इन दोनों को क्लब कर दें तो क्या मिलेगा हमको? यूनिट ऑफ के इज इक्वल टू मोल पर लीटर 1 माइनस ऑर्डर पर सेकेंड। ये या उसको उठा के यहाँ पे लाके क्लब कर दिया। मोल पर लीटर एक यहाँ पे है और ऑर्डर वहाँ पे है, तो 1 माइनस ऑर्डर और पर सेकेंड यहाँ पे पहले से था। तो जनरल यूनिट इज गोइंग टू बी मोल पर लीटर 1 माइनस n इंटू सेकेंड पावर माइनस 1। जैसे कि यदि कभी ऑर्डर, यहाँ पे n है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यदि कभी n का वैल्यू 0 हुआ, इसका मतलब k का यूनिट क्या हो गया? मोल पर लीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर कभी रिएक्शन का ऑर्डर 0 हो तो रेट और रेट कांस्टेंट सेम हो जाएगा ना। जस्ट चेक कीजिए, यदि m प्लस n 0 हो गया तो जो रेट हुआ वही k हो गया, तो जो रेट का यूनिट होगा वही k का यूनिट होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर कभी n का वैल्यू 1 हुआ तो यूनिट ऑफ k क्या हो गया? यहाँ 1 माइनस ऑर्डर लिखेंगे, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, सिंपली पर सेकेंड आ जाएगा। ऐसे n का वैल्यू 2 हो जाएगा तो 1 माइनस 2 यानी कि -2 हो जाए, -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका लीटर पर मोल पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग ऑर्डर में रेट कांस्टेंट का यूनिट अलग अलग होता है। और कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन में कि डायरेक्टली ऑर्डर नहीं बताते हैं, के साथ जो डेटा देते हैं उसकी यूनिट से हमें इंटरप्रेट करना होता है कि रिएक्शन कौन से ऑर्डर की है। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग ऑर्डर के लिए अलग अलग यूनिट होगी के का। आगे हम लोग ये सीखना चाहते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शंस में रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, रेट कांस्टेंट फॉर अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, इन तीनों टाइप के रेट कांस्टेंट्स में क्या रिलेशनशिप होता है। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा न्यूमेरिकल होता है इसी में हम लोग फंस जाते हैं, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में गलती कर बैठते हैं और अपना क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो एक बार चेक करते हैं। हमारे पास ये जनरल रिएक्शन है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन मैंने ऐसे लिखा हुआ है। अब इसी को यदि मैं ऐसे लिख दूं dA अपॉन dt, दिस इज गोइंग टू बी k a इंटू के आर a रेज टू द पावर m into b raised to the power n, kr is going to be rate constant for reaction। क्या आप लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो आप पाओगे कि ये है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ a। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ k इंटू a
a रेज टू द पावर m, b रेज टू द पावर n। इसको मैं लिख देता हूँ 3, वेयर k इज रेट कांस्टेंट ऑफ disappearance रेट कांस्टेंट फॉर disappearance ऑफ A। तो जस्ट चेक कीजिए कि जो रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपियरेंस है वो रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का A टाइम्स है। दैट मीन्स KA इज इक्वल टू A इंटू KR। क्या इसी प्रकार से मैं लिख सकता हूँ कि KB इज इक्वल टू B इंटू KR एंड KC इज इक्वल टू C इंटू KR एंड KD इज इक्वल टू D इंटू KR। दैट मीन्स जो रेशियो अलग अलग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टोइशियोमेट्री में होता है वही रेशियो इनके रेट कांस्टेंट्स में भी होता है। यानी कि अगर मुझे A B C D में इनके रेट कांस्टेंट्स में रेशियो निकालना हो, इट विल रिमेन सेम एज देयर स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इज दैट क्लियर? रेट कांस्टेंट के बारे में एक यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात नोट कर लेना कि रेट कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम, अमाउंट, इन सब बातों पे डिपेंड नहीं करता। रेट कांस्टेंट सिर्फ एक ही फैक्टर पे डिपेंड करता है, वो है टेम्परेचर, लेकिन फॉर अ गिवन रिएक्शन। ऑफ कोर्स इफ यू मल्टीप्लाई द रिएक्शन बाय अ कांस्टेंट नंबर, then the value of rate constant will comes out to be different because of change of stoichiometry, but given conditions पे given reaction का rate constant सिर्फ temperature dependent होता है और किसी factor पे depend नहीं करता, और temperature बढ़ाने पर बढ़ता है। ये बात हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं किसी reaction का order and molecularity क्या होता है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ molecularity of a reaction से। It is equal to total number of reactant molecules in an elementary reaction। elementary reaction वो reactions होती हैं जो एक स्टेप में complete हो जाती हैं। जितने reactions मल्टी स्टेप reaction होती हैं उसमें हर एक स्टेप की molecularity अलग होती है, यूनिक होती है, and we do not have a concept of overall molecularity। तो molecularity complex reaction की defined नहीं होती है। every step of a complex reaction has its own unique molecularity। ठीक है, it is a theoretical concept, experimentally determine नहीं कर सकते। molecularity is a theoretical concept and maximum molecularity जो होती है practically जो possible है वो 3 होती है। 3 से ज़्यादा molecularity की reactions are very rare। concept क्या है? मॉलिक्यूलरिटी होता है किसी रिएक्शन में बहुत सारे मॉलिक्यूल आ करके आपस में टकराएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। तो आगे हम लोग कोलिजन थ्योरी में वंस अगेन ये बात डिस्कस करेंगे कि 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स का एक साथ आके प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ एंड सफिशिएंट एनर्जी के साथ प्रोडक्ट बनाना पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर 2 व्हीकल्स आमने सामने से आ रहे हों बहुत तेज़ी से और टकरा जाएं, हेड ऑन कोलिजन हो बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ, तो मुमकिन है कि उनके कोलिजन से एक नया व्हीकल तैयार हो जाए, यानी प्रोडक्ट बन जाए। बट कभी आपने ऑब्जर्व किया कि एक चौराहे पे, एक क्रॉसिंग पे जब 4 तरफ से व्हीकल्स आ रहे हों और एक साथ कोलाइड हों, तो एक साथ कोलाइड होंगे तो उनका जो डैमेज होगा हर एक व्हीकल्स का वो कंपैरेटिवली कम होगा, यानी चारों जुड़ करके एक नया व्हीकल बनाने ऐसा प्रोबेबिलिटी कम है। तो ऐसा मुश्किल होता है कि 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ सफिशिएंट एनर्जी के साथ कोलिजन करें और वो प्रोडक्ट बना लें। इसीलिए कहते हैं कि 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूलरिटी की रिएक्शंस आर वेरी रेयर। तो मैक्सिमम मॉलिक्यूलरिटी हम लोग 3 मानते हैं। कमिंग टू ऑर्डर, it is equal to the sum of exponents of reactant concentrations appearing in rate law expression। अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने रेट लॉ एक्सप्रेशन बताया था उसमें जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की पावर थी उन्हीं की पावर का सम को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बेसिकली ये तो हो गई मैथमेटिकल बात की पावर का सम इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक्चुअली ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो रेट को डिटरमाइन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी अगर किसी रिएक्शन का रेट सिर्फ एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के पावर 1 पे डिपेंडेंट है तो उसका ऑर्डर 1 हो गया। अगर किसी रिएक्शन का रेट
किसी एक रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन की पावर 2 पे डिपेंडेंट है, y इज इक्वल टू या रेट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया 2। दैट मीन्स ऑर्डर वो नंबर होता है रिएक्टेंट का जिस पे रेट एक्चुअली डिपेंड करता है, ठीक है। एंड ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड थिंग, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं। इसको हम लोग कई बार ऐसा होता है, मैं आगे एग्जांपल भी लेने वाला हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि आप एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस चेंज कर दो तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बदल जाए, तो इट इज़ एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट प्योरली। ऑर्डर कैन बी ज़ीरो ऑर्डर के रिएक्शंस नोन है, ऐसा बहुत बार होता है। इनफैक्ट फोटोकेमिकल रिएक्शंस में तो ये चीज़ बहुत कॉमन है कि रेट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही ना करे, रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट रहे, irrespective of whatever amount of reactant is taken, rate remain constant। रेट और फैक्टर्स पे डिपेंड कर सकता है लेकिन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करे, ऐसा मुमकिन है। फोटोकेमिकल रिएक्शंस में ये बहुत कॉमन होता है। तो ऑर्डर कैन बी ज़ीरो, मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी ज़ीरो। इट्स नॉट लाइक दैट कि मॉलिक्यूल लिया ही नहीं प्रोडक्ट बन गया, भगवान की कृपा नहीं है कि उन्होंने आशीर्वाद दिया और प्रोडक्ट बन के खड़ा हो गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मॉलिक्यूलरिटी की मिनिमम वैल्यू एक तो होगी ही, राइट। ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल, देर आर सो मेनी रिएक्शंस जहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आता है फ्रैक्शनल। क्यों आता है, दैट्स एन एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट, आपको नहीं बताना है, लेकिन फ्रैक्शनल पॉसिबल है। बट मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी फ्रैक्शनल। कैसे हो सकती है मॉलिक्यूलरिटी? आधा और 2.3 या 2.5 या 2.25 इस तरह के मॉलिक्यूल थोड़ी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो मॉलिक्यूलरिटी कैन नेवर बी फ्रैक्शनल, ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल। तो ऑर्डर कैन बी ज़ीरो, ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल, इवन ऑर्डर कैन बी नेगेटिव समटाइम्स। हालांकि ये बहुत सही टर्म यूज़ करना ठीक नहीं होगा इसके लिए, क्योंकि कभी किसी रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर नेगेटिव नहीं होता है, अदरवाइज ये बहुत सारी कंसेप्ट को कंट्राडिक्ट करेगा। लेकिन हाँ, कुछ एक सब्सटेंसेस रिएक्शन में ऐसे हो सकते हैं जिनके रिस्पेक्ट में ऑर्डर नेगेटिव आए, ठीक है। तो आइए, रेट लॉ एक्सप्रेशन के बारे में मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं, और क्योंकि इन सभी एग्जाम्पल्स में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, जो एक्सपोनेंट्स हैं, वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड हैं, इसलिए हम लोग इस पे डिस्कशन नहीं कर सकते कि ऐसा क्यों आया, ठीक है। This is totally experimental value. We do not have to cross question. We have to just understand and just check कि order of reaction लिखते वक्त या experimental rate law expression लिखते वक्त उसके अंदर क्या क्या चीज़ें appear हो सकती हैं, क्या नहीं appear हो सकती हैं। चलिए पहला एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल है 2N2O5 चेंजिंग इंटू 4NO2 प्लस O2 रेट इज इक्वल टू K इंटू N2O5। यहाँ 2 लिखा है लेकिन यहाँ 1 आ रहा है। दैट इटसेल्फ रिप्रेजेंट के रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी, क्योंकि अगर ये रिएक्शन एलिमेंट्री होती, फॉर एनी एलिमेंट्री रिएक्शन आई कैन राइट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। अगर कोई रिएक्शन एलिमेंट्री है तो ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी आइडेंटिकल होती है इन जनरल अनलेस वी चेंज द एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस, ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी सेम है। तो यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, इट्स अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सब ऊपर वाले की माया है। अभी देखते जाइए, Bro माइनस प्लस Bro3 माइनस प्लस H प्लस Br2 प्लस H2O। देखिए Br माइनस का पावर 1 आ रहा है, Bro3 का 1 आ रहा है, वाटर का भी आ रहा है, क्योंकि ये एक्वस मीडियम में हो रहा है, कहीं दिख नहीं रहा है, ये रादर प्रोडक्ट की तरफ दिख रहा है, बट स्टिल प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इज ऑल्सो कमिंग इनटू पिक्चर। ऐसा पॉसिबल है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन का टर्म भी आए। ऐसे आप देखिए H2 प्लस Cl2 चेंजिंग इंटू 2HCl, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, H2 एंड Cl2 दोनों के रिस्पेक्ट में एक्सपोनेंट 0 आ रहे हैं। ऐसे H2 प्लस I2 2HI सिमिलर रिएक्शन ऑर्डर 2 हो गया, यहाँ पे ऑर्डर 0 और यहाँ पे ऑर्डर 2, ठीक है। बाकी सब में भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे ऑर्डर 1 है, यहाँ पे ऑर्डर 3 हो गया। यहाँ पे देखिए H2 प्लस Br2 गिविंग 2 HBr, दिस इज इवन कॉम्प्लिकेटेड। मैं इसको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। ये एक कॉम्प्लिकेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ज़रा देखिए। यहाँ पे तो मैं लिख सकता हूँ कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू
hydrogen is equal to 1 but order with respect to bromine is not defined. ब्रोमीन के रेस्पेक्ट में यहाँ पे ऑर्डर डिफाइंड है ही नहीं, क्योंकि आप देखिए ब्रोमीन की एक पावर नहीं है, एक हाफ पावर ऊपर आ रही है, नीचे भी डिनोमिनेटर में भी पावर 1 आ रही है। ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन जहाँ पे किसी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के दो टर्म्स आ रहे हों और उनके एक्सपोनेंट्स को आप क्लब नहीं कर पा रहे हों, तो ऐसे रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ऑर्डर डिफाइंड नहीं है। एज अ रिजल्ट ओवरऑल ऑर्डर भी डिफाइंड नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ऑर्डर डिफाइंड है। सो ओवरऑल ऑर्डर इज नॉट डिफाइंड, राइट। हाँ, इसमें अगर आप थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर दो, यदि एक्सपेरिमेंटल कंडीशन चेंज कर दो तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा। कैसे? 1 + K2 × HBr अपॉन Br2 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1, यानी ये फैक्टर बहुत छोटा है। K2 HBr अपॉन Br2 यदि 1 के कंपैरिजन में बहुत छोटा है तो रेट एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? रेट एक्सप्रेशन बिकम्स K × H2 × Br2 raised to the power 1/2 divided by 1, and that means order of reaction is equal to 1 + 1/2, that is 3/2, right? तो जस्ट बाय चेंजिंग दिस कंडीशन, ये कब पॉसिबल है? जब Br2 का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो। अगर Br2 का क्वांटिटी HBr से बहुत ज़्यादा है तो उम्मीद है कि 1 + दिस वैल्यू विल बी अप्रॉक्सीमेटली 1, इन दैट केस ऑर्डर बिकम्स 3/2। कभी ऐसा हो जाए if 1 + K2 HBr upon Br2 is equal to K2 × HBr upon Br2, मतलब ये फैक्टर 1 के कंपैरिजन में बहुत लार्ज है। ऐसे केस में रेट क्या हो जाएगा? रेट इज इक्वल टू K × H2 × Br2 पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1 को उड़ा दिया तो ये क्या बचा? K2 × HBr, और जो Br2 था उसको ऊपर ले लिया तो ये हो गया 3/2, राइट। तो दैट मीन्स नाउ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बिकम्स हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में 1 एंड ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में 2, टोटल इट बिकम्स 5/2। हाँ, -1 और आ जाएगा HBr का। तो now in that case order of reaction becomes 1 with respect to hydrogen, 3/2 with respect to bromine, and -1 with respect to HBr, and it's going to be 3/2. So by changing the experimental setup it is possible to change the order of a reaction. Is that clear? तो ये यूनिक एग्जाम्पल है। जहाँ भी कभी इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन या कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन अपीयर होता है, ऐसे केसेस में ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज नॉट डिफाइंड। क्लियर? कमिंग टू द सिक्स्थ वन में आप देख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज गोइंग टू बी 3/2, दैट इटसेल्फ इंडिकेट्स कि डिकम्पोजिशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड इज अ फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लास्ट वाला एक बार मैं वापस कंसिडर करता हूँ। लाइक इस केस में इट्स हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर का हाइड्रोलिसिस है, रिएक्शन लिखा हुआ है, तो रेट को हमने लिखा K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO C2H5 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+। इन हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस वाटर इज टेकन इन एक्सेस, तो वाटर एक सॉल्वेंट है, यहाँ पे सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहती है। H+ एक कैटलिस्ट होता है इस रिएक्शन में, उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी कांस्टेंट रहती है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ K डैश इंटू CH3COO C2H5 where K dash is equal to K into H2O into H+. This is called as apparent rate constant. Apparent rate constant, and this one is called as true rate constant. And can you understand, can you check now, order of reaction becomes 1. ऐसी reactions को, such reactions are known as pseudo first order reaction.
सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऐसी रिएक्शंस जहां पे ऑर्डर 1 आ रहा हो, लेकिन वो तब आ रहा हो जब आप एक रिएक्टेंट को छोड़ के बाकी को एक्सेस में ले लें। तो ज़्यादातर जो हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस होती हैं, नॉट ऑल बट ज़्यादातर जो एक्वस या एसिडिक हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस होती हैं, दे आर जनरली फाउंड टू बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रादर वी कॉल दिस सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पे आपने देखा कि अगर मैं एक रिएक्टेंट को छोड़ के बाकी सबको एक्सेस में ले लूँ तो ऐसी रिएक्शंस का ऑर्डर 1 हो जाता है एंड दे आर कॉमनली नोन एज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर? तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं रेट पे बेस्ड। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन Br माइनस प्लस H2O2 H प्लस गिविंग Br2 NH2O। इसका रेट इक्वेशन दी हुई है। रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ Br माइनस इज गिवन। पूछा है व्हाट विल बी द न्यू रेट कांस्टेंट इफ Br माइनस कॉन्सेंट्रेशन इज डबल्ड। एंड दूसरा पूछा है कि यदि पानी डाल के वॉल्यूम को डबल कर दें तो नया रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ Br माइनस कितना होगा। सोचिए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। पहला आंसर, यदि आपने Br माइनस की कॉन्सेंट्रेशन को डबल की तो रेट चेंज होगा। रेट बिकम्स ट्वाइस ऑफ द इनिशियल वैल्यू, बट रेट कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। हम ऑलरेडी थियरी में बता चुके हैं कि रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्वांटिटी, वॉल्यूम, प्रेशर एटसेट्रा। टेम्परेचर के अलावा दुनिया की कोई भी ताकत रेट कांस्टेंट को चेंज नहीं कर सकती है। क्लियर? तो इट विल रिमेन कांस्टेंट। पहला आंसर आया रिमेन कांस्टेंट। दूसरा है बाय एडिशन ऑफ वाटर वॉल्यूम इज डबल्ड, व्हाट हैपेंस टू रेट। यदि वॉल्यूम को डबल कर देंगे, if volume is doubled then concentration of each reactant becomes half of initial value। हर एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पहले की आधी हो जाएगी। तो क्योंकि रेट जो है वो तीनों की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट है, तो 1/2 इसमें आएगा, 1/2 इसमें आएगा, 1/2 इसमें आएगा। तो रेट बिकम्स 1/8 टाइम्स। तो रेट बिकम्स what? K into Br minus concentration by 2 into H2O2 concentration by 2 into H plus concentration by 2. This becomes 8 times initial rate, यानी कि फाइनल रेट विल बी 1/8 टाइम इनिशियल रेट। और यदि फाइनल रिएक्शन का रेट 1/8 हो जाएगा तो सभी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में रेट भी 1/8 हो जाएगा। तो आपका आंसर होगा कि Br माइनस के रिस्पेक्ट में भी जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, Br माइनस रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ Br माइनस सभी का रेट, सभी रिएक्टेंट का रेट, चाहे वो रेट ऑफ डिसअपियरेंस हो या रेट ऑफ अपीयरेंस हो, सबका 1/8 हो जाएगा। क्योंकि अपीयरेंस और डिसअपियरेंस में जो रेट होता है वो तो हमेशा उसका रेशियो कांस्टेंट ही रहता है ना। तो अगर एक 1/8 होगा तो बाकी सब भी 1/8 हो जाएंगे। तो फाइनल आंसर इज 1/8 ऑफ इनिशियल। ठीक है, तो चलिए एक और बहुत छोटा सा क्वेश्चन करते हैं कंसेप्ट बेस। ये रिएक्शन है, अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन Br माइनस के रिस्पेक्ट में लिखते हैं तो रेट कांस्टेंट आता है 0.054। अगर यही एक्सप्रेशन BrO3 माइनस और Br माइनस के रिस्पेक्ट में लिखें तो रेट कांस्टेंट कितना आएगा। मतलब क्वेश्चन का ये है कि आपको रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ Br माइनस दिया है और आपको निकालना है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ BrO3 माइनस एंड Br माइनस, राइट। इस क्वेश्चन में सिंपली अगर मैं ऐसे मान लूँ कि रेट इज इक्वल टू KR इंटू BrO माइनस कॉन्सेंट्रेशन पर N, ठीक है, तो मैं रेट कांस्टेंट फॉर डिसअपियरेंस ऑफ BrO3 माइनस क्या मैं लिख सकता हूँ 3KR, इज दैट 3KR लिख सकता हूँ। ऐसे ही K of BrO minus is given, can be written as KR
एंड K फॉर Br माइनस कैन बी रिटन एज 2Kr। ये मैं आपको अभी सिखाया था थियोरी के दौरान कि जो इनके रेट कांस्टेंट्स का रेशियो होता है वो इनके स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे जो दिया है 3Kr इज इक्वल टू 0.054, तो Kr मुझे मिल गया 0.018 लीटर पर मोल पर सेकेंड। ठीक है, अब मुझे निकालना है K फॉर BrO माइनस, तो K फॉर BrO माइनस हो जाएगा Kr के बराबर, तो पहला आंसर आ गया 0.018 दिस, एंड K फॉर Br माइनस इज इक्वल टू ट्वाइस Kr 0.018 इंटू 2 दैट इज 0.036 मोल पर लीटर, लीटर पर मोल पर सेकेंड। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन वाज अ सिंपल एप्लीकेशन ऑफ the ratio of rate constants of appearance and disappearance of reactants and products in a chemical reaction। तो ये था एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ एक्सप्रेशन के बारे में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में। थोड़ा सा एक लाइन में मैं एक चीज़ समराइज़ कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे बहुत सारी रिएक्शन के रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखे, जिसके अंदर आपने देखा कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में कंटेन concentration of reactant, concentration of product, concentration of solvent, concentration of catalyst, can also contain concentration term of catalytic inhibitor। यानी रेट लॉ एक्सप्रेशन में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन, कैटलिस्ट कॉन्सेंट्रेशन, catalytic inhibitor concentration। Sometimes rate law expression also contain intensity term। In photochemical reaction you will study there are so many reactions in which rate law expression contain intensity term also। but एक यूनिक बात जो आपने नहीं देखी यहाँ पे वो ये है कि rate law expression can never contain concentration of intermediate compounds like organic reaction में कार्बोकेटाइन है, कार्बन एनायन है, इन सब का इंटरमीडिएट कंपाउंड का कॉन्सेंट्रेशन को छोड़ के बाकी सभी चीज़ों के कॉन्सेंट्रेशन टर्म रेट लॉ एक्सप्रेशन में अपीयर हो सकते हैं, एंड इट इज़ कम्प्लीटली एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। ठीक है, तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर हमारा ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिए। अगर आपको कोई डाउट आया हो तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी रेफ़र कीजिए ताकि वो भी इन लेक्चर्स का, इन यूज़फुल लेक्चर्स का फ़ायदा उठा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।